बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3 पर मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, सेकेंड टॉपिक हमारा होगा मेटल, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, और तीसरा हमारा टॉपिक एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस एंड इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स होगा। Let's start with families in periodic table. Families in periodic table. Students, periodic table में families क्या हैं? जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच करती हैं उनको हम एज अ फैमिली कंसिडर करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, वैसे इसका केमिस्ट्री से ताल्लुक तो नहीं है, एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनकी कुछ अदातों के साथ मिलती जुलती हैं। तो इसी तरह हम पीरियोडिक टेबल में भी बात करते हैं फैमिलीज इन पीरियड। फैमिलीज इन periods. Certain rows of elements, show similar properties, और रोज जो हैं वो पीरियड में होती हैं when they are arranged according to their increasing atomic number. For example, transition elements, स्टूडेंट्स ये डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसमें लेंथेनाइड सीरीज और नंबर 3 एक्टिनाइड सीरीज। ये स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हैं और इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। As their existence is very small, so they are also considered as rare earth elements. तो ये तो फैमिली की बात हुई इन पीरियड्स। अब हम फैमिलीज इन ग्रुप्स की बात करते हैं। फैमिलीज इन ग्रुप्स, इसमें फर्स्ट वन इज अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट्स ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1A में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन हमने जब इनको अल्कली मेटल्स कहा है तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है। जब आप अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो फिर आप उनको हाइड्रोजन को शामिल नहीं करते। अब अल्कली का क्या मतलब है? मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली विद वाटर, मतलब जब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनती है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, अगर हमारे पास सोडियम हो 2 मोल और हम उसको वाटर से ट्रीट करें HOH, अगर मैं ऐसे इसको अलहदा से लिखूं तो यहां से ब्रेक होगा, 2 OH 2 सोडियम को मिल जाएंगे तो 2NaOH
प्लस H2। और स्टूडेंट जो अल्कली है उसका क्या मतलब होता है, दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे हम उसको अल्कली कहते हैं। सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया तो NaOH बना, जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा NaOH को तो वो OH आयन पैदा कर देगा, तो इसलिए उनको क्या बोला जा रहा है, अल्कली। और ये अल्कली मेटल्स थी। सेकंड ग्रुप, बल्कि सेकंड फैमिली जो है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट्स ये है ग्रुप नंबर 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ग्रुप 2A, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन क्यों कहते हैं, अगेन प्रोड्यूस अल्कली विद वाटर, प्रोड्यूस अल्कली विद वाटर, और प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, इसलिए इनका नाम क्या बन गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नंबर 3, हेलोजेंस। हेलोजेंस स्टूडेंट्स, हेलोजेंस जो हैं वो ग्रुप नंबर 7A है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता लेकिन वो शामिल है हेलोजन के ग्रुप में। व्हाट इज मेंट बाय हेलोजन, दे फॉर्म सॉल्ट, दे फॉर्म सॉल्ट विद मेटल्स। जब वो मेटल से रिएक्शन करें तो साल्ट बन जाता है। लाइक अगर सोडियम का रिएक्शन हो विद क्लोरीन तो ये एक कॉमन साल्ट है NaCl, और इसी तरह बाकी हेलोजेंस भी जब रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट्स बनाते हैं। हेलोजेंस का मतलब है ही साल्ट फॉर्मिंग। फोर्थ इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, और ये ग्रुप नंबर 8A है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है, नोबल गैसेस ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी। तो ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, कंप्लीट ऑक्टेट, और हीलियम में डुप्लेट होता है। हीलियम के लिए डुप्लेट है, आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट वैलेंस शेल। हीलियम डुप्लेट को फॉलो करता है और बाकी सारे ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, तो फिर ये रिएक्टिव नहीं होते, ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स और भी वैसे डिस्कस की जा सकती हैं, लाइक कॉइनेज मेटल्स। हमारे बुक में एक और चैप्टर में ये जिक्र आता है, अगर आप बुक को पढ़ें तो यहां पर ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं यहां फिर भी मैंने बताना चाहता हूं आपको। कॉइनेज मेटल्स स्टूडेंट्स, कॉइनेज मेटल ग्रुप नंबर 1B को कहा जाता है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का ग्रुप है ये। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको कॉइनेज क्यों कहा जाता है, कॉइन्स आर मेड बाय
these metals, copper, silver and gold. So they are called as coinage metals. They are very good conductors. पीरियोडिक टेबल में जो सबसे अच्छा टॉप टू बॉटम कंडक्टर ग्रुप है वो कॉइनेज मेटल्स का ही है. स्टूडेंट्स और भी फैमिलीज डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना, हम टू द पॉइंट बुक के लिहाज से ही रहते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज मेंट बाय मेटल्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसका मतलब है लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन. इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत होती है. फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. और स्टूडेंट्स ग्रुप 1A, ग्रुप नंबर 2A और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें D और F ब्लॉक आ जाता है, ये सारे मेटल्स हैं 1A में एक्सेप्ट हाइड्रोजन. पीरियोडिक टेबल में इनके अलावा भी मेटल्स हैं, लेकिन आपको ये आइडिया दिया है कि मेनली यही ग्रुप मेटल्स के ग्रुप हैं. पी ब्लॉक में भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मेटल्स हैं. 1A और 2A एस ब्लॉक है, D और F ये सारे मेटल्स हैं. नंबर 2 इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इसका क्या मतलब है कि गेन इलेक्ट्रॉन and form anions. They have ability to gain electron. High electron affinity होती है इनकी, high electron affinity. Present on top right of periodic table. और ये जो नॉन मेटल्स हैं ये सारी की सारी पी ब्लॉक में मौजूद हैं. क्या इसका यही मतलब समझा जाए कि पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं? नो. लेकिन जितनी भी नॉन मेटल्स हैं अदर देन हाइड्रोजन वो सारी की सारी पी ब्लॉक में मौजूद हैं. अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में मौजूद है. और इसमें मेनली कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप नंबर 4A से लेकर ग्रुप नंबर 7A मेनली इनके मेंबर हैं. वैसे तो बोरॉन ग्रुप 3A का मेंबर है, वो भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं नॉन मेटल में, लेकिन मेनली ग्रुप नंबर 4A और से लेकर 7A तक. मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं. प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स.
फॉर एग्जाम्पल इनकी कंडक्टिविटी मेटल से कुछ कम है लेकिन नॉन मेटल से कुछ ज्यादा है, और इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, सेमी मेटल्स। स्टूडेंट्स, ये लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A, 4A और 5A हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ 3A, 4A एंड ग्रुप नंबर 5A, इनके लोअर मेंबर्स हैं। और पीरियोडिक टेबल अंडर स्टेप्ड लाइन, स्टूडेंट ये आप बुक खोल के जरूर देखें कि स्टेप्ड लाइन आपको कौन सी नजर आ रही है। अंडर स्टेप्ड लाइन लाइक सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम, ये सारे मेटलाइड्स हैं या इनको हम सेमी मेटल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने मेटल्स, नॉन मेटल और सेमी मेटल को डिस्कस कर दिया। अब मेटल और नॉन मेटल, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लिया जाए। मेटेलिक एलिमेंट और नॉन मेटेलिक, क्योंकि इनको कंपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें है डिस्टिंग्विशिंग लस्टर। स्टूडेंट, लस्टर का क्या मतलब होता है? शाइन, शाइनी सरफेस होती है इनकी, उसे हम कहते हैं लस्टर। नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस और वेरियस कलर्स, वेरियस कलर्स। पॉइंट नंबर 2, malleable एंड ductile, malleable एंड ductile। malleable का मतलब है कि उन्हें हैमरिंग करें तो शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ductile का मतलब है कि वो फ्लेक्सिबल है, उन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल ब्रिटल और हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकती हैं। ब्रिटल, हार्ड और सॉफ्ट। पॉइंट नंबर 3, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं। सम टाइम तो बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं होते, लेकिन बैड या पुअर कंडक्टर कहना ज्यादा मुनासिब है। बेसिक ऑक्साइड्स, ये पॉइंट मैंने ऊपर भी लिखा है, और नॉन मेटल में एसिडिक ऑक्साइड्स। केटाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, AQ एक्वियस है, और एनाइंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक कंपैरिजन इनमें पढ़ लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, शील्डिंग इफेक्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रेशन एनर्जी है। हम यहां पर सिर्फ एटॉमिक साइज और आयनिक साइज
और रेडियस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। इनमें कुछ चीजें कॉमन हैं, कुछ डिफरेंट हैं। जो डिफरेंट हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वो डिफरेंट कैसे हैं, वरना ये एक ही टॉपिक के अंदर इकट्ठे पढ़ लें तो टाइम बच जाता है। मैं पहले दोनों को डिफाइन कर दूं। एटॉमिक रेडियस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस from nucleus to valence electrons. It is called as atomic radius for neutral atom. स्टूडेंट्स, ये भी कहा जाता है इसके लिए कि हाफ ऑफ distance between nuclei of two covalently bonded atom. Covalently bonded atoms मतलब अगर दो एटम्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड है तो दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले लें तो वो जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, वो रेडियस कहलाएगा। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम वैलेंस शेल या हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ये एटॉमिक रेडियस है। स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म इसमें हमने जो यूज करनी है वो है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयन। स्टूडेंट, इसमें फिर दो और टाइप्स हो सकती हैं, केटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। केटायनिक, इसमें एटम लूज इलेक्ट्रॉन तो फिर केटायन बनता है और उसका रेडियस। और एनायनिक रेडियस, एटम गेन इलेक्ट्रॉन तो फिर एनायन बनता है। तो स्टूडेंट्स, केटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस को अगर डिफाइन करना पड़े तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू केटायन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ केटायन, हाफ ऑफ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ केटायन और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन। तो ये दोनों डिस्कस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं फैक्टर्स की बात करता हूं कि कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज शेल नंबर। शेल नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर। पीरियड नंबर जो होगा वही शेल नंबर होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर शेल नंबर बढ़े तो फिर रेडियस भी बढ़ता है, साइज बढ़ जाता है। नंबर 2 वो है न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और तीसरी चीज है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। लेकिन यहां पर दो टर्म्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज
स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर। न्यूक्लियर चार्ज जो है स्टूडेंट्स ये पीरियड में अप्लाई होता है, पीरियड में अप्लाई होगा, नॉट अप्लाइड इन ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। ये आपने अगर क्वेश्चन आए तो उसमें डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करना इस चीज को, मैं आपको ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है। और एक और टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और स्टूडेंट्स इसका मतलब है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हमारी बुक ने इफेक्टिव का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉइंट समझना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लुक एट दिस, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बोरॉन का कितना है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट लिख दिए। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ये है 13। और नेक्स्ट कितना है? ये है 31। यानी टॉप टू बॉटम भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट टर्म जो है, हमने कहा था पीरियड में अप्लाई होता है और ग्रुप में अप्लाई नहीं होता। ग्रुप में एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगी, तो फिर ये अप्लाई ही नहीं होता। तो बेहतर टर्म ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट मैं यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर अट्रैक्शन बढ़े तो इलेक्ट्रॉन करीब आ जाते हैं, तो क्या होगा? फिर रेडियस ऑफ एटम और आयन कम हो जाएगा। अब हम ग्रुप में बात करते हैं। इन अ ग्रुप, ग्रुप ट्रेंड। स्टूडेंट्स ग्रुप में शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कम होता है, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है। लेकिन अगर लिखा जाए कि न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज को क्या होगा? वो बढ़ेगा। आप अट्रैक्शन को देखें, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फिर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ये भी बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स इन सारी चीजों की वजह से रेडियस, चाहे वो आयोनिक रेडियस हो चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, टॉप टू बॉटम दोनों बढ़ते हैं। अब ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन पीरियड यानी इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब क्या ट्रेंड होगा? शेल सेम, क्योंकि सबका पीरियड नंबर सेम है तो शेल यहां पे कंट्रोल नहीं कर रहा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, यानी एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ती है। शील्डिंग इफेक्ट
सेम इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड। स्टूडेंट सेकंड और थर्ड पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में चेंज होता है। यहां पे वो बहस करने की जरूरत नहीं है, वो चैप्टर नंबर 6 में बहस आएगी कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये बहस वहीं पे करेंगे। अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, आपको एक पॉइंट दे दिया है। इस सारी वजह की से रेडियस कम होगा, लेकिन एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गौर से सुन लें। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट रेडियस ये बात बिल्कुल ठीक है और मुकम्मल बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है आयोनिक रेडियस का, तो स्टूडेंट आयोनिक रेडियस के लिए जब आप अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं, फॉर आयोनिक रेडियस for isoelectronic species, decrease। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जिसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनके शेल भी सेम होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो तो फिर हो सकता है उनके शेल नंबर भी डिफरेंट हो, और अगर शेल नंबर डिफरेंट हो तो फिर पीरियड में तो वो डिस्कस नहीं किए जा सकते ना। तो फिर लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सोडियम +1 बड़ा है, मैग्नीशियम +2 छोटा है, एल्युमिनियम +3 छोटा है, और सिलिकॉन +4 उससे भी छोटा है। क्योंकि इन सब में सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, 1 लूज करें, मैग्नीशियम 12 है, 1 लूज करें, एल्युमिनियम 13 है, 3 लूज करें, जितना पॉजिटिव हो उतने ही लूज करते हैं। सिलिकॉन 14 है तो 4 लूज करें। तो इनके लूज करने के बाद सारों में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो आयनिक रेडियस के लिए लेफ्ट टू राइट किसको डिस्कस करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को। अगर आप एनाइंस की बात करें तो कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। एटॉमिक नंबर कार्बन के लिए 6, 7, 8, 9। 6 में 4 ऐड करें, 7 में 3 ऐड करें, 8 में 2 ऐड करें और 9 में 1 ऐड करें, तो सब में कितने बन गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और अगर नीचे वाले पीरियड की बात करें तो आपको एक और एग्जांपल देते हैं, फास्फोरस -3, सल्फर -2 और क्लोरीन -1। फास्फोरस 15 है, 3 ऐड करके 18, 16 में 2 ऐड करके 18, 17 में 1 ऐड करके 18। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, लेकिन आपने डिस्कस किसको करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक को। आई होप सो कि आप ये बात समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं। इन ग्रुप और इन पीरियड दोनों में आपने ग्राफ ड्रा करना है। मैं वहां पे मिस कर गया, मैं अलग से बना रहा हूं। अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं तो एटॉमिक नंबर इनके लिखे जाएंगे, 3 ये लिथियम के लिए है, 11 ये सोडियम के लिए है, 19 फिर उसके बाद 37 और फिर 55। ये स्टूडेंट्स हमने इनके लिए क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर्स। अगर आप इस तरह देखें, एक डॉट इधर लगाते हैं, एक 11 पे लगाते हैं और एक डॉट 19 पे लगाते हैं। ये लिथियम, ये सोडियम और ये पोटाशियम है। उसके बाद अगेन साइज बढ़ रहा है। 19 के बाद 37,
रुबिडियम है और 55 सीजियम है। तो आपने देखा कि टॉप व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टूडेंट जब ये लिखा जाएगा ग्रुप में तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम को हम डिटेल से डिस्कस नहीं करते। तो आपने इस ग्राफ में देखा है कि ये बढ़ रहा है। अब एक और देखें, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, इसको थोड़ा बेहतर ड्रा करता हूं, ये रुबिडियम +1 और सीजियम +1। तो स्टूडेंट्स ये टेढ़ा है या बिल्कुल सीधी लाइन में है, लेकिन एक बात तो क्लियर कट है कि रेडियस सब में बढ़ रहा है। और एक चीज नोट करें कि न्यूट्रल का रेडियस ज्यादा है, यानी वो अपर लेवल पे है, और उसी लेवल के जो केटायन है वो लोअर लेवल पे हैं। न्यूट्रल इज ग्रेटर इन रेडियस देन केटायन। इस पे हम अलग बहस करते हैं कि वो क्यों हुआ ऐसा। अब हम एक दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस कर लें जो कि पीरियड में है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये रेडियस भी बढ़ा है। और अब आप एनाइन को देखें, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1 और आयोडीन -1। तो एनाइन का भी रेडियस बढ़ रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि एनाइन का रेडियस बड़ा है न्यूट्रल के रेडियस से। तो अब इसी पे बात करते हैं कि एनाइन का रेडियस क्यों बड़ा है और केटाइन का रेडियस क्यों छोटा है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। वाई रेडियस ऑफ केटाइन इज लेस देन इट्स न्यूट्रल एटम। तो सबसे पहले तो आपको एक एग्जाम्पल लिखनी चाहिए कि कैसे हमें ये आइडिया क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अगर आप सोडियम न्यूट्रल एटम की बात करें, इट इज 157 पिकोमीटर्स। और केटाइन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, +1 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से 95 पिकोमीटर रह गया। तो हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि केटाइन का साइज छोटा है और न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा है। अब ऐसे क्यों होता है, इन पॉइंट्स को नोट करें। केटाइन बना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। स्टूडेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का क्या मतलब है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ना, यानी अट्रैक्शन
ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम क्लोज एंड रेडियस डिक्रीज, जो कि आपने ऊपर वाली एग्जांपल में देख लिया है। लेकिन मैं यहां पर एक डिफरेंट पॉइंट भी लिखना चाहता हूं, सम टाइम शेल रिमूव्ड। शेल रिमूव कब होता है, ऑल वैलेंस लॉस्ट, जब सारे वैलेंस के लूज हो जाएं। तो स्टूडेंट्स सोडियम के वैलेंस में तो सिर्फ एक ही है, ये ग्रुप नंबर 1 का है। जब ग्रुप नंबर 1 के मेंबर का एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसका वैलेंस शेल वैसे ही रिमूव हो जाता है, वैलेंस में कुछ भी नहीं रहता, अब लोअर लेवल आ जाता है। तो जब एक शेल ही हट जाए तो यकीनन फिर उसका रेडियस काफी सारा कम हो जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 हैं, एक लूज करने से शेल खत्म नहीं होता। एल्यूमिनियम के वैलेंस में 3 है, तो एक लूज करने से शेल खत्म नहीं होता। शेल हमेशा खत्म होता है जब वैलेंस वाले सारे ही निकाल दिए जाए। तो सोडियम पर ये अप्लाई होता है, सम टाइम दूसरों पे अप्लाई हो सकता है, हमेशा अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन is greater than its neutral atom. Why? स्टूडेंट्स इसमें भी सबसे पहले हमें एक एग्जांपल लिख लेनी चाहिए, और इसकी एग्जांपल है फ्लोरीन 72 पिकोमीटर, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इट बिकम्स फ्लोराइड नेगेटिव एंड इट बिकम 136 पिकोमीटर। एनाइन का साइज हमें बड़ा नजर आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? एनाइन कैसे बनेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब, यानी अब उनका बैलेंस नहीं रहा, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम है। अब क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल अदर्स। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और पहले भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो नेगेटिव चार्ज वाला जब आप ऐड करेंगे तो उनमें रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड ड्यू टू रिपल्शन एंड रेडियस इंक्रीज। स्टूडेंट्स इसमें शेल बढ़ते नहीं हैं, गेन करने से शेल बढ़ते नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं लिखना। उधर लिखा था कि वो लूज हो सकता है, तो ये गेन भी हो जाएगा, गेन कोई नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड होगा ड्यू टू रिपल्शन। अब इस बात को समझने की कोशिश करें, फ्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब आपने उसमें 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले से दूर चला गया ड्यू टू रिपल्शन, और न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो सिंपली इसका यही मतलब हुआ कि रेडियस बढ़ गया। स्टूडेंट्स अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इन 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास पेपर्स में भी वो आपको नजर आएगा। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल साइज ऑफ एलिमेंट्स in 6th and 7th
पीरियड, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड। लेंथेनम तो सिक्स्थ पीरियड में आती है। स्टूडेंट्स ये एक्टिनाइड्स में भी इसी तरह ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन कहते उसको भी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ही है। पहले तो ये बात करें कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है। LC लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं स्टेडी डिक्रीज इन साइज ऑफ atoms and ions of rare earth metals from left to right due to increase in atomic number। स्टूडेंट मैंने अपवर्ड एरो लगाया है, वो इंक्रीज है एटॉमिक नंबर। और ये चेंज हमें कहां से नजर आती है? ये चेंज हमें नजर आती है लेंथेनम 57 से ल्यूटिटियम 71 तक, Lu 71 तक हमें ये चेंज नजर आती है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो जाहिर है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 57 से लेकर 71 तक बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। उसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें 4F की फिलिंग होती है। 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4F इंक्रीज। ये स्टूडेंट्स जब हम डिटेल इसकी नहीं लेकर आ रहे कि 4F में कैसे बढ़ते हैं और क्यों बढ़ते हैं, बस यहां पर आप समझ लें कि इसको ऐसे ही याद कर लेना है आपने। ये हम चैप्टर नंबर 6 में जाकर डिटेल लेकर आएंगे कि कैसे इनसाइड इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। 4F के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। उसकी वजह से एक आपको डिक्रीज नजर आती है। इसमें हम कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिंग ईच इलेक्ट्रॉन स्टेडीली इंक्रीज थ्रू लेंथेनाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4F इंक्रीज, F शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। स्टूडेंट्स F के इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मैं आपको एक सिंपलेस्ट मतलब बता देता हूं। अगर पहला शेल हो, दूसरा शेल हो, तीसरा शेल हो, चौथा शेल हो और पांचवा शेल हो, तो F जब भी फिल होता है N-2F फिल होता है। यानी हम कह रहे हैं ना 4F, तो ये 6-2 होगा तो फिर 4F बनेगा। यानी टोटल शेल कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 टोटल शेल कितने हैं? 6। लेकिन फिल कौन सा हो रहा है? 4F। 1 2 3 4 4 के F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। स्टूडेंट जब इनसाइड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर रेडियस को क्या होना चाहिए? रेडियस को बढ़ना चाहिए। रेडियस को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने तो ऊपर कहा है कि रेडियस डिक्रीज होगा, ग्रेजुअल डिक्रीज या स्टेडी डिक्रीज। तो ये डिक्रीज क्यों है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होना चाहिए, असल में उतना नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते हुए भी
रेडियस कम हो रहा है, इस वजह से इसको कंट्रैक्शन कहते हैं, वरना लेफ्ट टू राइट तो सबका साइज कम होता है। तो ये स्पेसिफिकली अलग करने की क्या जरूरत थी कि ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। हमने कहा कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन लोअर पीरियड्स में जाकर शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है, यानी इनसाइड फिलिंग होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है। जब इनसाइड फिलिंग होती है तो वी एक्सपेक्ट के शील्डिंग इफेक्ट बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़े तो रेडियस भी बढ़े, लेकिन फिर भी हमें रेडियस कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के भी मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको बड़ा हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।